तो मेरा एक डाउट है, लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है। तो जैसे कि यूएसए के पास 1970s या फिर इवन वर्ल्ड वॉर के बाद वो एकदम इंडस्ट्री रिच प्लेस था, राइट? तो उसने जानबूझ के क्यों, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, उसने सारे अपने इंडस्ट्रीज किसी और कंट्री में सेटल किए, लाइक चाइना, जापान वगैरह, जब उसको पता था कि उसी के स्टेट में, उसी की कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जाएगी या फिर मे बी जीडीपी पे इफेक्ट करेगा, तो उसने अपने इंडस्ट्रीज को क्यों कम किया? देखो, पहला तो पॉइंट ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट बिकेम अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एंड इट वांटेड टू कॉल ऑफ द शॉट्स अक्रॉस द ग्लोब, तो यूएस ने इनिशियली कोई इंडस्ट्री आउटसोर्स नहीं करी थी, इंडस्ट्री सारी यूएस के पास ही थी। बट जापान ने बहुत अच्छे कट थ्रोट कंपटीशन के तहत जापान एंड जर्मनी ने इंडस्ट्री को चैलेंज किया यूएस के, और 1970s 1971 तक आते आते कंट्रीज लाइक जापान एंड जर्मनी वर डिमांडिंग बैक देयर गोल्ड, कि मेरा गोल्ड हमें वापस दे दो, हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स हो गई हैं जिसके कारण डॉलर्स हमारे पास आ गए हैं, आप हमसे डॉलर पकड़ो और हमें गोल्ड दे दो। मैं इनफैक्ट सारों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कार विचार करके पूरी सीरीज है इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे भी, कार विचार, वो सारे एक एक एपिसोड को देखो, आपको और समझ आएगा। अब उस टाइम पे यूएस को लगा कि मेरे यहाँ पे महंगाई है, लेबर महंगी है, प्रोडक्शन महंगी है, तो क्यों ना मैं इसको आउटसोर्स करके थोड़े सस्ते दामों पे बना पाऊंगा, एंड अल्टीमेटली मैं किसी ऐसे कंट्री को आउटसोर्स करता हूं जो जापान को टक्कर दे पाए। तो वो किसी और को डुबाने के चक्कर में गया, जापान को। तो जापान को टक्कर देने के लिए उसने चाइना खड़ा किया, एंड जब चाइना को खड़ा किया तो उसने एक्चुअली में एग्रीमेंट तो यही रखा था कि भैया तू सिर्फ माल बनाएगा, सारा माल तू मेरे को ही बेचेगा, तेरे अपने कंट्री में कंज्यूम नहीं करेगा, जिसके लिए तेरे वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी रहेगी, एंड साथ में तू किसी और देश को भी नहीं बेचेगा क्योंकि तू डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं होएगा, तू सिर्फ चीपर बनाएगा, मैं बदले में तेरे को पैसे दूंगा, बस। विच वॉज अ गुड स्ट्रेटेजी। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, चाइना ने भी अपने लोगों को सेटल करना शुरू कर दिया यूएस के इंस्टीट्यूशंस में। तो धीरे करके जब उसके आदमी यूएस के यूएनओ में भी, डब्ल्यूएचओ में भी, हर जगह जब चाइनीज माइंडसेट वाले लोग प्रभावित हो के वहां पे पहुंचने लग गए, तो वन फाइंड है उसको डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप भी मिल गई। जैसी उसको मेंबरशिप मिली, चाइना ने कहा ले भैया बल्ले बल्ले, अब तो मैं डायरेक्ट भी बेचूंगा। उसने डायरेक्ट बेचना शुरू कर दिया। डायरेक्ट जैसे ही उसने बेचना शुरू किया, यूएस की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम शुरू हुई। तब तक तो चाइना तो उसका ब्लू आइड बॉय था। ये वैसी बात होती है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कई बार आप ही का खास आदमी होता है और वही आपके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देता है। आपको पता ही नहीं होता, होता है यार मैं तो इसको पाल पोस के बड़ा किया भाई, मैं तो उसको काबिलियत दी, वही आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो चाइना उसके अगेंस्ट हो गया। अब वो अगेंस्ट हो गया तो ऑब्वियसली अभी आपस में इनका बैर शुरू हो गया, ठीक है ना। तो सर मतलब इंडस्ट्री को आउटसोर्स करना एक गुड डिसीजन होता है फिर बैड डिसीजन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए? क्योंकि हो सकता है किसी इकोनॉमी के लिए करना इम्प्रूवमेंट के लिए, और किसी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, लाइक उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ है कि वो सिर्फ सही डिसीजन है फिर गलत ही डिसीजन है इंडस्ट्री को आउटसोर्स करना? इसको हम और ग्रास रूट पे लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे आज से 1000 साल पहले जो भारत की इकोनॉमी होती थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ग बनाए हुए थे, और हर वर्ग जो है वो अपना अपना काम करता था। जैसे कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेस माइंडसेट के जो लोग होते हैं, उनको वैश्या बोलते थे। जो भी लड़ने वाले लोग होते थे वो क्षत्रिय होते थे, वॉरियर्स होते थे, कि भैया तुम लड़ाके हो भाई, तुम्हारा मंगल स्ट्रांग है, तुम्हारा सूर्य प्रतापी है, तुम भाई साहब दुश्मनों से बचाओगे, तुम भाई साहब बॉर्डर पे रक्षा करोगे, तुम किसी को अंदर आने मत देना, और अगर अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करे तो उसको निबेड़ देना। ब्राह्मण जो थे वो ज्ञान की प्राप्ति करते थे ताकि सारे लोगों को ज्ञान दिया जाए, ज्ञान मिलता रहे। धंधा करने वाले वैश्यास होते थे कि बढ़िया बढ़िया बिजनेस करना है जी, ताकि देश को प्रगति पे लेके जाए, जिसको बाद में अंग्रेजों ने या मुगल्स ने करते करते उसको कास्ट सिस्टम बना दिया। वी नेवर हैड अ कास्ट सिस्टम, वी वर ऑलवेज डिवीजन ऑफ वर्क based on the skill set specialization of that family.
एंड ऑब्वियसली अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं तो स्किल सेट स्पेशलाइजेशन ऑफ फैमिली के बियॉन्ड भी मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी पहले, कई सालों पहले, मेरे को लगता है ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से भी मेरे को लगता है लोगों को काम दिया जाता है कि भैया तेरा ये ग्रह स्ट्रांग है, तू भाई ये काम कर ले, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड इसी को मॉडर्न वर्ल्ड में सोशलिज्म कहा जाता है कि बेस्ड ऑन द स्किल सेट ऑफ अ पर्सन उसको वो काम दिया जाए तो वो कभी थकेगा नहीं, जिसको सोशलिज्म का नाम देते हैं, मगर सोशलिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। एंड जो सोशलिज्म हमें पढ़ाई जाती है वो कार्ल मार्क्स वाली पढ़ाई जाती है, वो गलत है, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स वाली सोशलिज्म नहीं है, वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म का मतलब है भैया हर एक से काम करवाओ और पैसे सिर्फ उनको उतने दो जितने उनको रोजी रोटी के लिए चाहिए, बस। तो कम्युनिज्म क्या कहता है? काम तो गधे की तरह करवाओ मगर पैसे उतने दो जितना ये सस्टेन कर पाए। सोशलिज्म कहता है काम वो करवाओ जो उसकी स्पेशलाइजेशन है और पैसे उसके काम के हिसाब से दो। सो सोशलिज्म इज फार बेटर। अब इसी को अगर हम कनेक्ट करें, आज की डेट में कोई भी बच्चा सोशलिज्म के तहत अपना करियर बनाता ही नहीं है। हम अपना करियर पाथ बनाते हैं हमारे रिश्तेदारों के कारण या अपने दोस्तों के कारण कि भाई तू क्या कर रहा है, मैं भी यही करता हूं। हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हमारी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से नहीं होती। भाई पड़ोसी का बच्चा क्रिकेट खेला, तू भी क्रिकेट खेल भाई। हो सकता है ये स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए बना था, हो सकता है इसकी स्पोर्ट्स फुटबॉल थी, हो सकता है इसकी टांगों में जान थी, तो फुटबॉल खेलने वाला आदमी था ये। यानी इसका 10वां 9वां 10वां 11वां 12वां हाउस अच्छा था, मैं अगर कुंडली के हिसाब से बोलूं तो। समझ रहे ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे हैं आज के डेट में, अगर अपना करियर पाथ या अपनी जिंदगी को अपने स्पेशलाइजेशन, अपने पैशन के हिसाब से नहीं करते, ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूं, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है, राइट गाइडेंस लेता है, मैं उसको बताता हूं भैया तेरा पैशन कहां पे होगा, कहां पे तू नहीं थकेगा, कहां पे तू कुछ कर पाएगा। बट नॉर्मली भेड़ चाल में हम सब बच्चे, सब लोग, बच्चे भी क्यों, सब लोग भी, जिसको नौकरी नहीं करनी वो नौकरी कर रहा है। लोग, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, बड़े लोग। किसी की हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ का मन लेटर से करने का मन कर रहा है, मगर उसके उसके हस्बैंड ने कह रखा है भैया नहीं तू टिफिन सिस्टम नहीं करेगी, तू पीजी चलाएगी, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये कि अगर हम स्पेशलाइजेशन वाइज सेगमेंटेशन कर पाए, बच्चों का करियर पाथ उनके स्किल सेट के हिसाब से बना पाए, तो वापस हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में हर कोई सेटिस्फाइड पर्सन मिलेगा। और अगर वो सेटिस्फेक्शन स्पेशलाइजेशन से आएगी तो फिर मैं अब उसको फर्दर इकोनॉमी लेवल पे लेके जाता हूं कि हर इकोनॉमी के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते। फॉर दैट मैटर हमारे देश में पंजाब के पास कुछ है, गुजरात के पास कुछ और है, बिहार के पास कुछ और है, वेस्ट बंगाल के पास कुछ और है, तमिलनाडु के पास कुछ और है। तो अगर हर स्टेट अपनी रिसोर्सेज और अपने लोगों की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करने लग जाए तो सारी स्टेट्स प्रगतिशील हो जाएंगी। हमारा देश भी तो कई देशों का ही झलक है भाई। इतनी डाइवर्सिटी है, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचते हो भाई साहब, पूरा डाइवर्सिटी हो जाती है। तो एक देश, मतलब एक देश में कितनी कल्चर है, कितनी डाइवर्सिटी है, वी आर वेरी रिच। तो अगर हम उस एग्जाम्पल से समझें तो ऑब्वियसली कोई भी देश का सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी देश सारी चीजें बना नहीं सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो देश किसी और देश से रिसोर्सेज पहले अक्वायर कर ले। और वो सस्ता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और आपके पास वो बनाने के लिए सक्षमता होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप सक्षमता इंपोर्ट करोगे, ठीक है ना? तो इसलिए ये आंसर को बच्चे की जिंदगी के साथ जैसे जैसे बड़ा होता है उसके साथ भी आपको लिंक करना जरूरी है।